नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1, जो कि आपका जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का एसबीटी बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाती है। तो उस वाले यहाँ पे एग्ज़ाम यानी कि 2022 में हुआ है, बट यहाँ पे 2021 और लिखा हुआ है। ये आपका लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड फिजिक्स 1 का। तो हम लोग चलिए इसका 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपके ये भी बता देंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम लोग इसका पहला ग्रुप ए का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपको बताना है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा मान है। तो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है आपका 10⁻⁻6 होता है आपका। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके -6 होता है माइक्रो। तो -6 हुआ तो ये बहुत छोटे यहाँ पे वैल्यू हो गए। लेकिन हम लोग का जो मिलीमीटर होता है ये आपका 10⁻³ इस पर पावर होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है, तो -3 पावर वाला ज़्यादा छोटा हुआ, या फिर -6 पावर वाला, तो -6 पावर जो है वो आपका 10⁻, वो ज़्यादा छोटा हो गया। और यहाँ पे एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम बराबर आपका 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो एंगस्ट्रम में आप यहाँ पे देख लीजिए 10 आपके -10 पावर में हो गए। और फेरमी जो है यहाँ पे आपके 10⁻, आपके क्या हो जाएंगे, -15 हो जाएंगे, -15। तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो निगेटिव में है, तो इसलिए पावर -15 आपका सबसे छोटा हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए पहले का फेरमी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पे देखते हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ 4 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे आपको डायमेंशन बता देना है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन। तो वाट पर मीटर केल्विन को अगर आप डायमेंशन में बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो आपके जो आंसर है वो आपका आ जाएगा mLT-3 और K⁻⁻1 K-1। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर होंगे। थर्ड नंबर देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन देम मस्ट बी। आपके रिजल्टेंट कोई 2 वेक्टर है, लेट ऐसा और ऐसा। यहाँ पे वेक्टर है तो तीर का चिन्ह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ए लिख लीजिए, और यहाँ पे अगर आप बी लिखते हैं तो ए और बी वेक्टर मतलब कब मैक्सिमम होगा उसका रिजल्टेंट। तो कोई भी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, कोई 2 वेक्टर, तब उसका रिजल्ट मैक्सिमम होता है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका जो वैल्यू होता है रिजल्टेंट का वो मिनिमम होता है। सेम डायरेक्शन में अगर देख लीजिए कोई ए वेक्टर है और यह एक और वेक्टर इसी लाइन में हो, यानी कि इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो यह मैक्सिमम इसका वैल्यू आएगा, इसका रिजल्टेंट। एक ही लाइन पे एक और लाइन हो तो मैक्सिमम 0 डिग्री एंगल बना रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर आपके इसके जस्ट अपोजिट इधर चला गया, तो इसमें आपका जो एंगल हो गया ये टोटल कहा जाए तो 180 डिग्री कहा जाएगा, और ये आपका मिनिमम वैल्यू देगा, रिजल्टेंट इसका मिनिमम वैल्यू देगा। इसका अर्थ ये भी समझ लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में हो आपके वेक्टर तो वह मिनिमम वैल्यू देता है, सेम डायरेक्शन में हो तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू देता है। आप इसे अब ऐसे भी समझ सकते हैं कॉस के एग्जाम्पल को लेकर के। जैसे हम लोग ए और बी का
क्या करते हैं, तो हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है आपका, होता है ए बी होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा के दौर पे अगर समझे तो आपके कॉस 1 और -1 आपको ले लेना है, तभी जाके मैक्सिमम होगा। कॉस का वैल्यू 1 और -1 ही इसका मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो आपके जो थीटा है वो कब जाके 1 देगा, 1 देगा, यानी कि आपके ए और बी ही रहने वाले हैं। कॉस थीटा हाउ मेनी थीटा पर एंगल पर 1 कॉस का वैल्यू आता है, तो 0 पर आपके कॉस 1 आते हैं, और इसके बाद जो भी एंगल होगा वो असल में 1 से छोटा ही होगा। तो ए डॉट बी करिएगा तो ये और छोटा हो जाएगा, और 180 पे अगर आप चलिएगा तो ये आपका -1 आ जाएगा, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो 0 का राइट आंसर हो जाएंगे। 0 डिग्री पे आपके मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का। 4th नंबर, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ए और बी परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ए आपके ऊपर है और बी हॉरिजॉन्टल है। ए और बी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो ए इसका कौन सा इसमें से ऑप्शन देखना है आपको, कौन सा सही होगा ये पता करना है। मैंने अभी आपको ये फार्मूला यहाँ पे लिखा था। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा में ही अगर आप डाल के देखिए ए डॉट बी में अगर कॉस परपेंडिकुलर है, कॉस की जगह पे आप 90 डाल के देखिए, 90 डिग्री डालिएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान, तो ए भी आपका 0 हो जाएंगे, यानी रिजल्टेंट भी 0। तो ऑप्शन बी जो है आपका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर 0, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस 0 और ये वैल्यू आपका 0। और बाकी ये सब है क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें साइन 90 डिग्री का मान होता है यहाँ पे, लेकिन उसमें एन कैप भी दिया हुआ रहता है, तो इसलिए ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा, और यही आपका 100% सही आंसर बी हो गया। 5th नंबर, ए कार मूविंग एन ए हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रो आउट ऑफ द रोड इज टेकिंग ए टर्न। अगर हम लोग कार को मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल रोड की तरफ, और उस पर क्या करते हैं हम लोग, अगर टर्न लेना हो, अचानक टर्न ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह कार को अगर तेज़ी से अगर मुड़ाने पे हो सकता है कि सड़क के बाहर भी गिर जाए, ठीक है, गाड़ी पलट भी जाए। अगर आपका कार तेज़ी से चल रहा हो तो उसका जो क्या डायरेक्शन, उसका गति, मोशन स्ट्रेट लाइन की तरफ होगा। आप अचानक उसे चक्के को मोड़ देते हैं, मुड़ान रहता है सड़क, तो वो डायरेक्शन अचानक आपका पहिए का डायरेक्शन किसी और दिशा में और कार का डायरेक्शन किसी और दिशा में, तो गाड़ी पलट सकती है। तो यह किस कारण से होता है आपको बता देना है कि ये जो ऑप्शन देखिए, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो नहीं, ये नहीं हो सकती है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपेटल फोर्स, हाँ ये राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर सेंट्रीपेटल फोर्स जो आपके हैं उसमें अगर कमी आती है तो आपका कार जो मूविंग एरियाज जो होते हैं रोड पर, तो वहाँ पे प्रॉपर सेंट्रीपेटल फोर्स है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कमी आएगी, लेक होगा, तो यहाँ पे आपके कार के गिरने का संभावना या रोड के बाहर जाने का संभावना होता है। तो बी नंबर, ऑप्शन बी 5 का राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर है आपके, ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F बराबर kx फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू यहाँ पे आपके -1, देन द वर्क डन इन द प्रोसेस इज,
यहाँ पे वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन आपके कहा जाए तो F इंटू डी होता है, F इंटू डी, जहाँ पे फोर्स हो गया F और डी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और कॉस थीटा भी लगा दिया जाए तो कोई मतलब वेक्टर क्वांटिटी में कॉस थीटा भी वहाँ पे इंटू में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखना है आपको वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कहाँ 0 से x1 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। चलता हुआ पार्टिकल में जो यहाँ पे क्या होता है एनर्जी होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 इंटू mv², उसी प्रकार से यहाँ पे आपके ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। 6 का 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। और हम लोग चलिए अब 7वें नंबर पे देखते हैं। 7वां नंबर बोला जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, जो आपका स्थिर घर्षण होता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, तो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। 7 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8वां नंबर है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज, यहाँ पे जो मास एनर्जी किसके इक्विवेलेंस रिलेशन को यहाँ पे प्रदर्शित करता है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जो सबसे बड़ा फार्मूला जो आविष्कार किए हैं उन सभी में से सबसे बेस्ट जो फार्मूला कहा जाए तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ही उनके द्वारा दिया गया है, जो कि बहुत ही फेमस है। और वो है आपका ई जो है वो इक्वल होता है एनर्जी आपका मास इनटू यहाँ पे लाइट के जो वेलोसिटी होता है उसका होल स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये बहुत ही मेन फार्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया है, इसे आपको पता होने ही चाहिए। तो ये आपका एनर्जी और वेलोसिटी मास में जो रिलेशन है वो यही है। 8 का आपका बी हो गया। 9th है इफ द मोमेंटम of the body is increased by 20%, its kinetic energy increases by। मोमेंटम क्या होता है, P बराबर होता है आपका mv, P बराबर आपके mv होते हैं। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपके काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 1/2 होता है और आपके mv² होता है ना, mv² होता है। तो यहाँ पे अगर आप बदलते हैं काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में तो असल में आपके आ जाएंगे इस प्रकार से आ जाएंगे। देखिए v² ऊपर है तो यहाँ पे अगर हम लोग एक और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक m² ऊपर भी आ जाएगा, तो हमें नीचे में एक m लगाना पड़ेगा। तो असल में यहाँ पे जो m² इंटू v² आपका बन गया p² यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर बन गया। माफ़ कीजिएगा, आप आवाज़ को सुनिएगा, लिखावट आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे p² अपन नीचे आपके 2m हो जाएंगे। तो इस वाले इक्वेशन में आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हमने फार्मूला में कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 20% काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, तो मान लेते हैं कोई एक संख्या एक है और एक को अगर हम लोग 20% बढ़ाए तो असल में वह संख्या जो बाद में 20% बढ़ के 1.2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे 100 का 20% 20 होता है तो असल में 20% बढ़ने के बाद वो संख्या 120 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे एक है संख्या, उसका 20% जोड़ करके हमें 1.2 मिलता है। अब इस 1.2 को हम लोग p के जगह पे, p को हम लोग मोमेंटम को 20% बढ़ाए हैं ना,
तो हमें P के जगह पे 1.2 रख देना होगा। तो देखिएगा 1.2 का स्क्वायर और आपके 1.2 और यहाँ पे P तो रहेगा ही क्योंकि वह 20% बढ़ा है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपके क्या आएंगे, नीचे वाला तो सेम रहने वाला है, बटा में जो भी आपका 2m है वो सेम रहेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए पी स्क्वायर भी आपके यहाँ पे स्क्वायर में तोड़िएगा तो पी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 1.2 है वो आपका मान लेते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या आता है, 1.44 आते हैं, ठीक है, 1.44। तो असल में यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है आपके काइनेटिक एनर्जी में वो 1.1 के जगह पे आपके 1.44 आ गया, यानी कि इंक्रीज जो हुआ है वो आपका 0.44 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आपके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका 0.44 इंक्रीज हो गया है। लेकिन इसे अगर आप परसेंट में लिखे तो आपको 100 से गुना कर देना होता है, 100 से गुना करिएगा तो ये आपका 44% आ गए। तो यहाँ पे जो मैंने बताने का प्रयास किया आप लिखावट के कारण कहीं नहीं समझ पाए होंगे, बट यहाँ पे आपको देखना ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम को 20% बढ़ाने पर आपके जो काइनेटिक एनर्जी है वो 40% नहीं बल्कि 44% आपका इंक्रीज होता है। 9 का सी नंबर हो गया। अब 10वां नंबर देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड्स करता है, बिल्कुल। शेप ऑफ बॉडी, बॉडी के आकार पर, शेप पर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस पर जो रोटेशन होता है, जो घूमता है, कोई भी मान लेते हैं लकड़ी हो गया घूम रहा है तो उसका एक्सिस जो हुआ उस पर अगर वो किस प्रकार से नच रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव राइट आंसर हो जाएंगे 10 का डी। 11 नंबर हम लोगों को देखना है। 11वां नंबर आपसे बोला जा रहा है द मटेरियल व्हिच ब्रेक्स एज सून एज स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट से अधिक अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं स्ट्रेस को तो वह मटेरियल टूट जाता है और वह क्या कहलाता है। तो जब हम लोग इलास्टिक लिमिट से किसी का स्ट्रेस अगर इंक्रीज करते हैं किसी मटेरियल का और टूटे तो उसे हम लोग ब्रिटल कहते हैं, भंगूर बोला जाता है हिंदी में। वह भंगूर है, टूट जाएगा इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करने पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। 12 का है नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। यहाँ पे नॉर्मल या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 पास्कल को बोला जाता है, ठीक है। और 1 पास्कल जो आपका होता है वो आपके इक्वल होते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वहाँ पे 13 की जगह पे यहाँ पे 1.15 दे दिया गया है, 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपका एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, जो कि 1 यहाँ पे कहा जाए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये आपको याद होने चाहिए, वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए हम लोग अब 13वां नंबर देखते हैं। व्हेन 2 कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली द राइज ऑफ लिक्विड इज। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है उसको अगर हम किसी द्रव में, ठीक है, उसमें 2 ट्यूब को अगर हम लोग डुबा देते हैं, एक का व्यास मोटा है और एक का व्यास पतला है, ठीक है। एक का व्यास अगर पतला है तो होता क्या है, जिसका डायमीटर छोटा हो उसमें वहाँ पर जो भी पानी हो, मान लेते हैं पानी रखा हुआ है उस बर्तन में और उसमें हम लोग 2 सिरिंज डुबाते हैं। तो सिरिंज अगर हम लोग डुबाएंगे तो जो पतला वाला सिरिंज होगा उसमें पानी ऊपर तक आया हुआ रहेगा, ठीक है।
और जो मोटा वाला सिरिंज रहेगा या फिर पाइप रहेगा उसमें पानी थोड़ा ही ऊपर रहे, चाहे अगर ज़्यादा मोटा हो तो यहाँ तक कि नीचे भी चला जाता है, पानी के लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए, सेम इन बोथ ट्यूब गलत है, मोर इन ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर गलत है, लेस इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर वाले में कम होगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, मोर इन द ट्यूब ऑफ ए स्मॉलर डायमीटर, जो सबसे छोटा वाला पतला यहाँ पे पाइप है उसमें पानी जो है वो अपने लेवल से भी ऊपर तक गया हुआ रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा, तो इसलिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 14th नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंसिक्वेंस ऑफ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 15 नंबर बोल रहा है आपको कि द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट which द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो वेग है वो क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो को कन्वर्ट कर देता है टर्बुलेंट फ्लो में। वो क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी जो कि ऐसा वेलोसिटी जो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो को आपको बदल करके टर्बुलेंट फ्लो में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और यह डिफिनीशन भी है क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो आपको पता हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप देख लीजिए। 15 का बी हो गया। 15 नंबर के बाद हम लोग 16 नंबर पे चलते हैं। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में दो बॉडी तभी कहा जा सकता है जब उसके पास सेम टेम्परेचर हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्टिंग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड स्केल विच इज करेक्ट। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट जो होता है एफ और आपको सेंटीग्रेड में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, F-32, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखावट जैसे तैसे हो, बटे आपके होता है 180 हो गया। और यहाँ पे हम लोग 18 ही लिख देते हैं, जीरो के जगह पे बूंद का डाल देते हैं। बराबर में आपके होते हैं, बराबर की जगह पे माइनस डाल रहा हूँ, C बटा, ये आपका C हो गया, और बटा में 100। इस वाले फार्मूला में अगर आप रखिएगा फ़ारेनहाइट के जगह पे 100, यहाँ पे F-32 है, इसके जगह पे 100 रखिए, तो आपका C का जो वैल्यू है वो आपका कट उठ के 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएंगे। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। फार्मूला जो है वो आपका है F जो कि फ़ारेनहाइट -32 बटे 180 इक्वल्स टू C बटे 100, यहाँ पे सेल्सियस से या सेंटीग्रेड बटे 100 आपका हो गया। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर। अब 18वां नंबर है, ए थर्मोकपल इज बेस्ड अपॉन व्हिच। यहाँ पे जो आपका थर्मोकपल है वो बेस्ड होता है आपका सीबैक इफेक्ट पे। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई सा कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 19वां नंबर देख लेते हैं। ये आपका बोला जा रहा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। यानी कि जब आप वाटर को 0 डिग्री पे गर्म करते हैं, 0 डिग्री पे गर्म करना यानी कि वह बर्फ़ होता है, और बर्फ़ का डेंसिटी आपका अधिक होता है। यहाँ पे 0 से 4 डिग्री तक वाटर आपका
बर्फ़ में ही बना रहेगा, यानी कि इस वक्त तक आपके जो डेंसिटी है वो हाई रहेंगे, इंक्रीज करेगा। और डेंसिटी जब इंक्रीज करेगा यानी कि आपके जो है वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, वो आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि जो 0 से 4 डिग्री तक आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से आप आगे जाते हैं तो आपका जो बर्फ़ है पिघलने लगेगा और 100 डिग्री सेल्सियस जाते जाते वो पानी है वो वाष्प में बदल जाएगा, खौलने लगेगा। तो 4 डिग्री से आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो डेंसिटी है वाटर का वो बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो वहाँ पे आपके क्या होते हैं, वॉल्यूम कमेगा। आप देख लीजिए ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीजेज, और यहाँ पे वॉल्यूम सी नंबर हो जाएंगे, सी नंबर होगा यहाँ पे, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। और इसका जस्ट अपोजिट डेंसिटी आपको पता होगा, बर्फ़ का डेंसिटी पानी से कम होता है, तो 0 डिग्री पे तो पानी रहेगा, बर्फ़ रहेगा तो उसका डेंसिटी कम रहेगा, तो आपके जो वॉल्यूम है डेंसिटी अधिक रहेगा, तो वॉल्यूम आप, हम 1 मिनट, आपको यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे 19 का सी, फर्स्ट इंक्रीजेज डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका डेंसिटी, बर्फ़ का डेंसिटी कम होता है, ज़्यादा होता है, कम ही होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार तो यहाँ पे डी हो जाएंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बताया, सी सही लग रहा है, पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। 20वां नंबर देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन में आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है उसे चुन लेना है। इट कैन पास थ्रू वैक्यूम, या वैक्यूम में पास कर सकता है हीट रेडिएशन, यानी कि निर्वात, जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे भी हीट रेडिएशन पास कर सकता है, सही लग रहा है। इट ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से भी यह चल सकता है, ये भी हो सकता है। इट हिट्स द मीडियम थ्रू व्हिच दे पासेस, यानी कि किसी भी मीडियम में पास कर रहा है उसको यह गर्म कर देगा, ये शायद गलत लग रहा है पर कंफर्म नहीं है। आपका सी नंबर गलत है, यानी कि वही आपका सही आंसर हो गया। आप देख लीजिएगा एक बार, तो 20 का सी हो गया और यहाँ पे 19 का भी सी हो गया, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो चलिए मैंने आपको बनाने का प्रयास किया। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।